ओके सर नोट्स खोल ले। नहीं नहीं डिस्कशन करते हैं पहले। सर डिस्कशन में रहने दीजिए सर। क्यों सर भाई? रोज डिस्कशन बोलते हैं, आप नोट्स बोलते हैं, इसलिए आज नोट्स ट्राई किए, आप डिस्कशन बोल दी। डिस्कशन तो होगा यार, इतने दिनों का बाद क्लास हो हाँ रहा है सर, तो। बहुत बहुत मतलब 3-4 सेक्शन पेंडिंग है अब तो। चलिए डिस्कशन होगा पहले। सर आपने डी दिया था ना बस। मुझे याद नहीं है क्या दिया था, डिस्कशन देख लेते हैं क्या बाकी है। चलिए एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में क्या है, सेक्शन डी था, सेक्शन डी पे आ जाओ। D4 नहीं सर डी। बताइए एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन डी, बोलो सर D1 D2 D3 कोई डाउट? हो गया D2 सर। D4 में डाउट? ठीक है सर ये सर D2 D4 में। ठीक है। D4 के अलावा D1 से D4 में और कोई डाउट? हेलो सर D2 हाँ में बेटा बोल। D2 में ओके। A capacitor of capacitance 200 microfarad is connected across a battery of EMF 10, resistance भी दे रखा है, for 16 seconds. ठीक है। The battery is then replaced by a thick wire. What will be the charge on the capacitor 16 seconds after the battery is disconnected? तो मतलब आंसर गलत आ रहा है मेरा। आंसर गलत आ रहा है तेरा, ओके। पहले तो एक काम कर, सबसे पहले टाउ निकाल लो। टाउ आरसी कितना आ रहा है? 4 इंटू into 10 to the power 3 multiply by 200 into 10 to the power minus 6 है ना? E की पावर -2 नहीं नहीं टाउ नहीं। तो यहाँ से आ गया 10 to the पावर, ये तो कैंसिल ही हो गए, 8 आ गया ना ये। यस सर 8 आ रहा है। तो टाउ आपका 8 सेकंड आ रहा है, ओके। द बैटरी इज देन रिप्लेस्ड बाय थिक वायर। थिक वायर का मतलब हो गया जिसका एरिया बहुत ज्यादा है, मतलब उसका रेजिस्टेंस काफी कम हो जाएगा। ठीक है, थिक वायर का समझ में आ गया ना, काफी एरिया ज्यादा होगा, मतलब रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान सकते हो कनेक्टिंग वायर का। तो यार ये तो क्या है, सिंपल तो क्वेश्चन है, क्यों नहीं हुआ ये? यस सर, देखो पहले चार्जिंग फिर डिस्चार्जिंग का इक्वेशन। बस 2 इक्वेशन लगानी है बैक टू बैक, देखते जाओ। सबसे पहले 16 सेकंड तक रखा है, इसका मतलब है जो टाइम है ना, पहले तो आप ये समझ लो टाइम आपका 2 टाउ के बराबर है। ठीक है, तो जब चार्जिंग हो रही है फर्स्ट, पहले तो चार्जिंग हो रही है, तो जब सर चार्जिंग एक हो रही मिनट होगी। सर, ये 16 सेकेंड आफ्टर द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड मतलब जो चार्ज हो चुका है ना बस वहीं तक ना बताना है। 16 सेकंड तक पहले चार्ज किया, फिर अपन ने बैटरी को हटा दिया, और फिर वापस, और फिर एक वायर कनेक्ट करके वापस बोला कि वापस अब बताओ 16 सेकंड बाद क्या होगा। सर तब रहने दीजिए। ठीक है ना, 2 बार फॉर्मूला लगाना है। सो वो मैंने बस चार्जिंग का ही लिखा था, बस एक 16 सेकंड तक का। ओके उसके हाँ बाद फिर नहीं। उसके बाद वापस 16 सेकंड लेना है, और उस टाइम पे जो 16 सेकंड के बाद जो चार्ज होगा ना, उसी को देखो क्यू नॉट मान लेना है। समझ हाँ गया सर ना? अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। ओके। किसी को और को कुछ पूछना है D2 में? इसका तो क्लियर हो गया, किसी और को डाउट है D2 में तो बताता हूँ मैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। एनीवन एल्स? चलो D2 ठीक है। अब D4 में तो डाउट हो गई, चलो D4 पे आ जाता है। अब D4 क्वेश्चन को देखो, चार्ज है, क्यू नॉट, स्विच इज क्लोज एंड हीट लॉस इज बोला है 3R, मतलब पर्टिकुलरली इस रेजिस्टर में कितना हीट लॉस होगा आपसे ये पूछ रहा है। तो आपसे पहले बताओ, अगर ये पूरा सिस्टम मान लेता हूं मैं, ठीक है, जैसे मान लो कि कैपेसिटर है, ये बहुत अच्छी चीज है, क्यू नॉट प्लस माइनस, और एक रेजिस्टर है, एक ही रजिस्टर होता मान लो R, ठीक है, बने रहना। तो आपको पता है कि जब भी, मतलब आफ्टर इनफाइनाइट टाइम क्या होगा, कैपेसिटर पे चार्ज 0 हो जाएगा। चार्ज इसमें डिस्चार्जिंग के अंदर क्या होता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, और आखिर में कोई चार्ज नहीं रहेगा। मतलब इसके पास जो स्टार्टिंग में एनर्जी थी, कितनी एनर्जी थी, क्यू नॉट स्क्वायर हाफ बाई क्यू टू सी। सी ठीक है, क्या वो सारी की सारी, ऑब्वियसली बात है, लास्ट में ना चार्ज रहा ना करंट रहा, इसका मतलब है ये क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी सारा का सारा किसमें चला गया, इन द फॉर्म ऑफ हीट। यही हुआ होगा, बाकी तो एनर्जी कहाँ गई, लॉजिकली समझ में आता है। तो इसका यस मतलब है सर। कि अगर सर्किट में कभी भी डिस्चार्जिंग हो रही होती है, तो आपके पास समझ लो कि स्टार्टिंग में जो भी एनर्जी है सिस्टम के पास, वो सबकी सब गायब हो जाएगी इनफाइनाइट टाइम के बाद में। इसका मतलब है वही टोटल हीट लॉस है। नाउ अब मैं D4 पे आता हूँ। अब D4 के अंदर पहले आप R इक्विवेलेंट निकाल लो। R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2R 3R का कितना हो गया, 6R/5, 6R/5 प्लस R हो गया 11R/5। तो R इक्विवेलेंट है आपका 11R/5, सही है, 11R/5 आपका R इक्विवेलेंट है।
और आपको पता लग गया कि जितनी भी हीट है, सो और देयरफॉर हीट लॉस कितना हो गया, क्यू नॉट दे रखा है पहले से, तो क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c, वैल्यू डाल देना बाद में एंड में, ठीक है। अभी मैंने खाली हीट लॉस लिखा, टोटल हीट लॉस जो होना है। अब क्या ये जो हीट लॉस है बच्चों, ये पूरा का पूरा इस रजिस्टर में से होगा, पूरा टोटल आर इक्विवेलेंट में से होगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि सर्किट आपका कुछ इस तरह का है, क्यू नॉट प्लस माइनस, ये रजिस्टर तो आर है और ये रजिस्टर आपका टेक्निकली 6R/5 है। तो क्या इन दोनों में करंट सेम जाएगा, देख लो। यस सर। इसका मतलब है अगर टोटल हीट ये है, मैं टोटल हीट इसको एक बार के लिए कैपिटल क्यू मान लेता हूँ, ठीक है, लेट बने रहना। अगर मैं इसको कैपिटल क्यू मान लेता हूँ, तो आप इस बात को समझो, इस कैपिटल क्यू का मतलब अगर दो, और आपको दिख रहा है कि दोनों सीरीज में है, अगर दोनों सीरीज में है तो इसमें से निकलने वाला हीट किसके प्रोपोर्शन में होगा, इसका जो हीट इसके निकलने वाला होगा रेजिस्टेंस के इसके रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शन में, क्योंकि दोनों सीरीज में है। और इसका हीट किसके प्रोपोर्शन में होगा, इसके रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन में। क्या बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट रेशियो में प्रोपोर्शन में होंगे ना, डायरेक्टली यस प्रोपोर्शन सर। में। तो क्या मैं इस कैपिटल क्यू को, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि बताओ इसमें से कितना निकलेगा, तो क्या करूं मैं, जैसे आप रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रेजिस्टेंस का रेशियो कितना आ रहा है, देखो डायरेक्ट रेशियो कितना आ रहा है, 5/6। 5/6 5/6 इसका मतलब है मुझे अगर इसमें से निकालना है तो कितना जाएगा, 6/11। किसमें से सर? ये 6R/5 में से हाँ सर 6/11 जाएगा। 6/11 क्यों जाएगा, पहले तो ये समझो सबको। कैपिटल अगर सोचो, ऐसा सोचो, अगर दो रजिस्टर होते आर और आर, लॉजिकली चलना, और मैं बोल रहा हूँ कि इन सिस्टम इस दोनों में से कैपिटल क्यू हीट निकल रहा है, तो नेचुरली इसमें Q/2 निकलेगा और इसमें Q/2 निकलेगा, हाँ या ना, क्योंकि सीरीज में। अब ये दोनों सीरीज में है जहाँ पे आर और 6R/5 है, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर दोनों में रेजिस्टेंस के रेशियो में ही हीट निकलनी है, तो रेजिस्टेंस का, समझ रहे हो ना, तो रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो में हीट को बांट दो ना, सीधे सीधे यार, इतना कर पाओगे? यस सर, एक का अपॉन यस टोटल यस रेजिस्टेंस सर। टोटल हीट। बस, तो मैं यही कह रहा हूँ, तो यहां से अपन आपको ये पता लग गया कि 6R/5 में से कितना हीट निकल रहा है। अब गेम चालू होता है। तो मुझे ये तो पता लग गया कि 6R/5 में से 6/11 क्यों जा रहा है। अब मुझे वापस 2R और 3R में भी तो तोड़ना है। अब 2R और 3R में जब मैं हीट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो पैरेलल में, तो क्या इस बार जो हीट डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है वो इनवर्स इनवर्स रेशियो में जाएगी? यस सर। अब इसके अंदर से मुझे टोटल में से पता है कि टोटल में से निकल रहा है Q', ठीक है। तो अब मुझे खाली 3R में निकालना है, तो 3R में बेटा कितना होगा, Q'' इक्वल टू सर 2/5। इनवर्स रेशियो में जाएगा ना, तो इसमें से अगर निकालना है 2/5 तो 2/5। 2/5। समझ में आया? तो देयरफॉर, यस और Q' की वैल्यू कितनी थी, 6/11 क्यू, तो 6/11 इंटू 2/5 इंटू Q0²/2c, ये आपका आंसर। देखो बच्चों, समझ में आया तो बताओ। अब रेशियो, अगर आपने यही चीज अगर जल्दी जल्दी रेशियो में नहीं किया तो बैठ के इक्वेशन लगाओगे, ये करोगे वो करोगे, समझ आ जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना सीरीज पैरेलल के अंदर करना, ये फास्ट होना चाहिए, तो क्वेश्चन में मजा है, नहीं तो फिर धीरे धीरे हौले हौले करते रहो। देखो कुछ और पूछना है तो बताओ, इस क्वेश्चन में कुछ और पूछना है? सर ये Q0²/2c जो अपना आ रहा है, हम्म, सर ये तो म्यू में आएगा ना, मतलब म्यू का एक फैक्टर तो बचा रहेगा ना इसमें। वो सब नहीं पता, कैलकुलेशन यहाँ से कर लेना, देख लेना तेरे हिसाब से। 10⁻⁻⁻⁻⁻ यहाँ पे दिख तो रहा है, तेरे को दिख नहीं रहेगा। अच्छा सर, हाँ सर ठीक। सर इसको अगर बिना डिस्ट्रीब्यूशन के करते तो कैसे अप्रोच रहता सर? फिर तो तेरे को हर बार जैसे फिर वही वाली बात हो गई इंटीग्रेशन जैसे। होता ना सर उसमें, फिर आई चेंज हो रहा था। हाँ, फिर वो वाला केस बोल रहा है तो तेरे को तो उस केस में क्या करना पड़ता है कि इस ब्रांच में करंट निकालता, इस ब्रांच में करंट निकालेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और फिर उसको तो I²R/dt करके इंटीग्रेट कर देगा, तो आंसर हाँ सेम आएगा। ठीक। चलिए आगे बताओ, D5 D6। D6। D6 D5 में किसी को परेशानी? नो सर। यस सर, बता दो सर। D5 में डाउट है?
A 5 microfarad having a charge this is discharged through a wire of resistance this. Find the heat dissipated in the wire 25 to 50 microsecond after the connections are made. 25 से 50 माइक्रोसेकंड के बीच में क्या मामला चल रहा है? ऐसे क्वेश्चन में हर बार मैं आपको एक सजेशन देता हूँ. सबसे पहला काम करो, टाउ निकालो. टाउ कितना है? 5 into 10 की पावर -6 into 5 मतलब लिटरली 25 माइक्रोसेकंड ही. टाउ तुम्हारा 25 माइक्रोसेकंड था. ठीक है. और अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ टाउ से लेकर 2 टाउ. सो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि टाउ से लेकर 2 टाउ के बीच में, है ना, कितना हीट रिलीज हो रहा है, ये तो क्वेश्चन है. यस सर, आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रेट चलिए, कर देंगे. तो अब यहाँ पर एक्चुअली क्योंकि टाइम ऐसा है ना, ये बहुत छोटा इंटरवल है, तो इसमें अपने पास और कोई रास्ता नहीं है यार इंटीग्रेशन के अलावा. इसमें इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा क्योंकि रजिस्टर है, बैटरी है, कैपेसिटर है. नहीं, बैटरी तो है ही नहीं. बैटरी नहीं है ना. नहीं सर, करंट नो का सर, इक्वेशन डिस्चार्ज हो डिस्चार्जिंग से रहा है. आएगा. तो फिर ऐसे भी कर सकते हो. क्या करोगे? चार्ज निकाल लो. 25 माइक्रोसेकंड पे कितना है निकाल सकते हो. ओरिजिनली कितना चार्ज था? लेट्स से क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर -1. सही बात. 25 माइक्रोसेकंड पे और और 50 माइक्रोसेकंड पे कितना होगा? क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर -2. हाँ या ना? सोच के बताओ. यस सर. यस सर. अब हीट लॉस कितना होगा? इन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस. हाँ सर, डिफरेंस है. Q20 जो Q 25 माइक्रोसेकंड पर है का स्क्वायर अपॉन 2c माइनस Q जो 50 माइक्रोसेकंड पर है टू स्क्वायर बाई 2c. इस तरीके से कर सकते हो. या फिर आप करंट का एक्सप्रेशन लिख लो जैसे एक बच्चे ने किया भी है. करंट का एक्सप्रेशन लिख लो. कितना आएगा? E बाई आर, E बाई आर नहीं, Q नॉट अपॉन आर सी, 4/5 ई की. Q नॉट अपॉन आर सी ई टू द पावर -t बाई टाउ. ये तुम्हारा करंट का इक्वेशन होता है. करेक्ट. डिस्चार्जिंग में तो यहाँ से आप चाहो तो हीट लॉस ऐसे भी निकाल सकते हो. Q नॉट अपॉन आर सी ई टू द पावर -t बाई टाउ का स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन टाउ से लेकर 2 टाउ. यस सर, इससे भी आ रहा है. इससे भी आएगा, उससे भी आएगा, जैसा आपको ठीक लगे. मेरे हिसाब से ऊपर वाला तरीका ज्यादा बेटर है. क्लियर? जी सर. तो ये बच्चों हुआ D5. इसके बाद आता है D6. D6 में क्या है देखो. A varying voltage is applied to the clamps AB such that voltage across the capacitor plates varies as shown in figure. अब ये जो है ना, ये आपको जो दे रखा है, सुनना, ये वोल्टेज किसके अक्रॉस है? कैपेसिटर प्लेट्स के अक्रॉस. अब आपको बोला है कि रेजिस्टर के अक्रॉस क्या कहानी होगी. ठीक है. और वेरिंग वोल्टेज इज अप्लाइड सच दैट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट एज शोन. जो भी बड़ी बड़ी बातें. ठीक है, चलो आप मुझे बताओ, जो वोल्टेज अक्रॉस सीडी है, क्या वो तो डेफिनेटली बात है आई आर के बराबर होगा? यस सर. सही है. और आपको ये दे रखा है किसका? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का ग्राफ दे रखा है. तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर किसके बराबर होता है? ये हो जाता है Q बाई सी, है ना. और तो देयरफॉर dV कैप अपॉन dt इक्वल टू 1 अपॉन c dq बाई dt. यहाँ तक बने हुए हो सब. और 1 Yes. अपॉन c इसको मैं लिख दूंगा करंट, और ये बन जाएगा ग्राफ का स्लोप. देखो, तो देयरफॉर करंट की वैल्यू कितनी आ गई? कैपेसिटेंस इनटू स्लोप. इस ग्राफ का स्लोप dV बाई dt तो है. यस सर. तो देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर CD को मैं क्या लिख सकता हूँ? कैपेसिटेंस RC इनटू स्लोप. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? और सी टाउ. यस सर. RC टाउ वो तो ठीक है, सब चलेगा. आप तो खाली इस पे ध्यान दो ना कि आपको जब वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट करना है तो इसका मतलब है किसके प्रपोर्शन में प्लॉट करना है? स्लोप. ओके. तो आप देखो, पहले स्लोप है, करेक्ट, बाद में स्लोप 0 है, और बाद में वापस स्लोप है. तो इस तरीके से आप वोल्टेज लिख सकते हो. ग्राफ बन जाएगा आराम से. दिख गया ना? 2T0 से 3T0 के बीच में पोटेंशियल 0 होगा. देखो, स्लोप भी 0 है. यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल होगा. समझ में आ गया? यस Yes. सर. बस यही था.
चलिए, और क्या दिया था? पार्ट 2। पार्ट 2 में सर सी भी बाकी है, सी और डी पार्ट दोनों 2 का सी भी बाकी है। ओके, चलिए पार्ट 2 के सेक्शन सी पे आते हैं। बताओ बच्चों, C1 C2 कोई डाउट? हो गया। जिसका हो गया शांत रहो, जिसको डाउट है बोलो। C3? आउट है सर C1। C3 में डाउट है? ओके, C3 को देखो जरा क्या हो रहा है। C3 को वही है, थोड़ा देख के लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। आप तो ये देखो, क्या ये और ये दोनों पैरेलल में? सबसे पहले बिल्कुल ठीक। जिसको डाउट है मुझसे बात कर रहा हूँ, दिख रहा है तेरे को? यस सर। अगर ये दोनों पैरेलल में है, इसका मतलब ये 200 बन गया। इसको मैं हटा दूं, यस फिर 200 200 सीरीज में आ गया। यस सर। तो ये क्या बन गया? ये 100 बन गया। 100 यस सर। फिर 100 और 100 वापस पैरेलल में आ गए। चल यस सर। अब सॉल्व कर पाएगा इस तरीके से? आगे चलता जा, सॉल्व करता जा, आराम से, आसान सवाल है, कुछ है ही नहीं। देखना 100 और अब फिर ये दोनों क्या हो गए पैरेलल में? 100 और 100 200 हो गए। फिर 200 200 वापस सीरीज में, वापस 100 हो गया। 100 और 100 वापस पैरेलल में, आंसर 200 हो गया, खत्म। तो हो जाएगा यस। इजी क्वेश्चन था यार, होना चाहिए। नेक्स्ट C4, ये तो हो गया। C5 C6, डाउट किस में डाउट है? बोलो तो सही, डाउट क्या होता है? किस में? सर C6। C6? क्या बताऊं इसमें भाई? मैं चारों ऑप्शन को सॉल्व कर, पागल जैसे सवाल पूछता है। चारों ऑप्शन को सॉल्व करना बेवकूफ, और देख ले किसका वैल्यू मैच कर रहा है 10/11 से, तो मेरे को क्या बताना है इसमें? सबका कैपेसिटेंस दे रखा है 2 माइक्रोफैराड, देखो सीरीज पैरेलल सॉल्व करना नहीं आता है अब। ये हो गया। मतलब बस देख लो डायग्राम, सर ये तो होएगा ही नहीं मेरे से, बस पूछ लो। C5 में किसी को दिक्कत? नो सर। इसके बाद C7 C8? C8 बता दिए। सर C8 में C8। डाउट। द चार्ज ऑन ईच कंडेंसर इन द स्टेडी स्टेट विल बी। स्टेडी स्टेट का सवाल आ गया। स्टेडी स्टेट पे आपको क्या, मैंने क्या चीज बता रखी है? जिस ब्रांच में कैपेसिटर होता है उस ब्रांच में करंट नहीं दौड़ता, नहीं दौड़ता। इसका मतलब है कि आप देख सकते हो कि करंट सिर्फ और सिर्फ इस ब्रांच में ही दौड़ेगा। 4 ओम वाले में। बिल्कुल ठीक। कितना करंट दौड़ेगा? 2 एम्पियर दौड़ेगा। समझ सकते हो? अगर इसका मैंने यस 0 वोल्ट मान लिया तो क्या इसका 8 वोल्ट हो जाएगा? अब बेवकूफ सॉल्व नहीं कर पाओगे इसको। अब क्या बचा सवाल में? तुम्हें ये दो कैपेसिटर्स दे रखे हैं और तुम्हें ये पता है कि ये 0 वोल्ट पे है, ये 8 वोल्ट पे है। तो आपको मैंने बताया कि वोल्टेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। पास बांट दो ना, तो डायरेक्ट दोनों 3 3 है, 4 4 वोल्ट दोनों में बढ़ जाएगा। इसका कोई रोल ही नहीं है। देखो बताओ, डाउट है तो मिडिल पूछो। में तो कैपेसिटर है सर। क्या बच्चा, वापस बोल। मिडिल वाला में भी तो कैपेसिटर है। हाँ हाँ, तो उसमें भी सेम ही आएगा ना, 4 4 वोल्ट दोनों बढ़ जाएगा ना। यस सर। पैरेलल ब्रांच है ना। ओके सर। हाँ 8 वोल्ट तो पूरे सिस्टम के अक्रॉस आ गया। 8 वोल्ट, फिर इंडिविजुअल ब्रांच को देखो, इंडिविजुअल ब्रांच में क्या क्या हो रहा है। 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। क्लास के अंदर भी किए हुए हैं सवाल। ज्यादा जोर क्लास नोट्स पे दो, क्लास नोट्स के सवालों को लिख लिख के सॉल्व करो। नेक्स्ट C9। बता दीजिए सर। फॉर द सर्किट शोन हियर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ए कहाँ गया भाई? ओके, ए इधर है। ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? तो पहले तो मुझे बताओ, क्या ये 6C और ये 6C सीरीज? सीरीज यस यस। सर। ये 2C और ये 2C सीरीज। तो डायग्राम को पहले सिंप्लीफाई करना चालू करो। हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए। इस तरह का सवाल है ये। इधर लिख दूंगा 3C, ये भी आ गया 3C।
ये तो सी है ही, ये हो गया सी। क्या डायग्राम इतना समझ में आता है? ये पॉइंट Yes. तुम्हारा बी है, और इधर शायद एक और कैपेसिटेंस दे रखा है, कोई नहीं, ये रहा सी, और इधर कोई बैटरी है, रजिस्टर है, ये सब कहानी दे रखी है। चलिए, तो अब आप मुझे बताओ, क्या ये 3C और ये 3C आपस में पैरेलल में है? चेक कर लो। Yes. तो क्या मैं इस ब्रांच को उड़ा दूं और इसको 6C लिख दूं? वैसे ही इन Yes. दोनों ब्रांच को उड़ा दूं और इसको मैं 2C लिख दूं? बताओ भाई, क्या सवाल बहुत टफ था या थोड़ी हिम्मत रखनी थी बस? अब तो Yes, करने लगे sir. होंगे हो। अब तो क्या बचा, 2C 6C दोनों है ना, तो इस तरीके से बना लो। 2C 6C, ये रहा तुम्हारा बी, ये तुम्हारा ए, खेल लो। स्टेडी स्टेट पर क्या होगा? ये 0 वोल्ट पे, ये 10 वोल्ट पे, 0 वोल्ट 10 वोल्ट, 0 वोल्ट 10 वोल्ट, स्टेडी स्टेट। बी पॉइंट का वोल्टेज मिल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व। अभी आपको बताया था मैंने, कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में बढ़ता है ना वोल्टेज, याद आ गया? Yes, sir. हाँ, अब तो कर लोगे ना भाई। सर एक डाउट था सर, वैसे ही सर। बोलना। सर केसीएल केवीएल सर सिर्फ स्टेडी स्टेट में लगाना सही होता है सर, कि किसी टाइम पे लगा सकते हैं सर हम लोग? किसी भी टाइम पे लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तूने डेरिवेशन देखा नहीं था क्या? अपन ने जो चार्जिंग सर्किट का डेरिवेशन किया था वो केसीएल केवीएल से तो किया था। मतलब सर स्टेडी स्टेट पे ज्यादा आसान होता है, मतलब ये कह रहे स्टेडी हैं। स्टेट पे केसीएल केवीएल क्यों लगाएगा? सेंस क्या है? क्यों क्या जरूरत क्या है केसीएल केवीएल लगाने? स्टेडी स्टेट पे तो मैक्सिमम सवाल तेरे सीरीज पैरेलल से वैसे ही हो जाते हैं, यस सर, ठीक है सर। है ना? चलिए सेक्शन डी पे आते हैं, बोलिए D1, हो गया सर। D2, डाउट है? हो गया सर। D2 में कौन से पार्ट में डाउट? बताओ बच्चे, D2 में कोई पार्ट में डाउट? ये होमवर्क किया ही नहीं तुम लोगों ने। सर हो गया सर, बन गया। D2 में डाउट नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं है, इतने तो होशियार तुम हो नहीं। पार्ट को अटेंड नहीं कर और इसका कोई विशेष कारण होमवर्क नहीं हो पाने का? कल तो मंडे था, कल तो क्लास भी नहीं थी फिजिक्स की। सर, दूसरे सब्जेक्ट का होमवर्क कर रहे थे। ओके, तो फिजिक्स से सौतेला व्यवहार करना होता है यूं? नहीं सर, वो ज्यादा था तो। ज्यादा तो क्या मतलब क्या है? एक्सरसाइज 1 का होमवर्क आपको मैंने पहले ही बताया, थोड़े दिमाग से काम किया करो। एक्सरसाइज 1 हमेशा सबसे पहले करनी होती है, किसी भी सब्जेक्ट में मिले, नो मैटर व्हाट हैपेंस, एक्सरसाइज 1 होनी चाहिए। दूसरे सब्जेक्ट का होमवर्क है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है यार कि फिजिक्स नहीं करेंगे। और अपनी लास्ट क्लास कब थी? सैटरडे को थी, फ्राइडे को थी? फ्राइडे को थी। फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे मंडे 3 दिन गया और उसमें सेक्शन डी नहीं हुआ, नहीं बनता। डिस्कशन तो आज ही होगा। D2 में और कोई डाउट? D3 में कोई डाउट? सर D3 सर। D3, the charge on each of the capacitor 0.116 milliseconds after the switch S is closed in figure is, okay, तो क्या हो गया यार? पॉइंट पहले देख लेना, 4 और 4 कितना हो गया? 8 माइक्रोफेरेड हो गया, है ना? और तेरा टाउ देख ले कितना आ रहा है, 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 20, ये कितना हो गया? ये हो गया 160 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको मिली सेकेंड में अगर कन्वर्ट करूं तो 160 मिली सेकेंड, यही हो गया? नहीं, 10⁻0.16 मिली सेकेंड, यही बन रहा है ना? देखो
तो ये जो टाइम दे रखा है तुम्हें एग्जैक्टली टाउ दे रखा है ना ये। यस सर यस तो एक टाइम कांस्टेंट बाद चार्ज कितना होता है? तो चार्ज अब इस बार ध्यान देना, इन दोनों पे जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, पैरेलल में लगे हैं ना, आधा आधा चार्ज हो जाएगा ना। यस सर बिल्कुल सर हो यस जाएगा। इससे जो क्यू चार्ज जाएगा, समझना है तुम्हें कि इस पर चार्ज Q/2 होगा और इस पर भी चार्ज Q/2 होगा। ठीक है, तो बस काम कर लो। तो तुम्हें तो क्यू क्यू पहले निकाल देता हूँ। क्यू कितना आ रहा है? क्यू आएगा तुम्हारा REC, है ना। तो 10 इंटू 8 × 10⁻⁻6 इंटू 1 माइनस 1/e। 1/e। ठीक है, और तुम्हारा जो चार्ज ऑन कैपेसिटर होगा उसका बस ध्यान रखना कि वो Q/2 होगा। बस यही था क्वेश्चन के अंदर, और कोई कुछ नहीं था। चलिए, ये हो गया D3। बताओ आगे D4। सर D4 हो तो गया सर, लेकिन ये इतना लंबा 3 पेज खींच गया सर, इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ा। करना ही पड़ेगा, लेकिन 3 पेज तक तो नहीं जाएगा, इतना लंबा कैलकुलेशन कैसे जा रहा है? सर 3 पेज सर, हम आपको फोटो भेज देगा, बिना काटा कुटी के 3 पेज जा रहा है। चलो देखो D4 में क्या है। An uncharged capacitor of capacitance this is connected to a battery this through a resistance, okay. The maximum rate at which energy is stored in the capacitor. तो पहले तो एनर्जी देखो। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? टू Q² स्क्वायर by बाई 2c। 2c। ये अपन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड, इसका मतलब है du/dt। तो ये हो गया 2q इंटू dq/dt अपॉन 2c। तो ये हो गया q इंटू आई अपॉन सी। ठीक है, अब मुझे इसका भी मैक्सिमम निकालना है। फॉर du/dt मैक्सिमम मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर इसका मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब है मुझे du/dt का जीरो करना पड़ेगा। यस डबल सर। डेरिवेटिव इसका d²u/dt² इक्वल टू 0। ठीक है ना। कोई भी चीज का मैक्सिमा कैसे निकालते हो? उसको डिफरेंशिएट करके जीरो करते हो। तो मुझे अगर du/dt का मैक्सिमम चाहिए तो उसको एक बार और डिफरेंशिएट करके जीरो करना है। दैट मीन्स मुझे 1/c तो ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे q है इंटू di/dt प्लस di/dt, सॉरी dq/dt इंटू आई इक्वल टू 0, ये करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या मिल गया बच्चे? q इंटू di/dt प्लस I² शुड बी इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से सॉल्व यस करके आपको क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा। चार्ज का एक्सप्रेशन पता है, चार्जिंग सर्किट है, तो चार्ज की इक्वेशन क्या आती है? वो आती है जैसे EC EC 1 माइनस ई की 1 पावर माइनस माइनस टी ई टू अपॉन द आर। पावर माइनस टी बाई टाउ। और di/dt, अब di/dt समझ रहे हो? करंट का एक्सप्रेशन आपको अलग से पता है, वो होता है आपका E/R e⁻⁻t/टाउ। तो di/dt कितना होगा? इसको वापस एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तब जाके यस आएगा। सर, बहुत लंबा जा रहा है, बोल रहे तो जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन जाना ही जाना है। तो ऐसे करके सब कुछ लिखोगे, फिर जीरो करोगे, वहां से आपको टाइम मिलेगा। LN ठीक 2 है, सेकंड जा रहा है टाइम, LN 2 मिली सेकंड्स। हाँ तो बस करना तो तरीका तो यही है, कोई शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं है इसमें। इतनी यस मेहनत तो सर करनी ठीक है। पड़ेगी। di/dt की वैल्यू यहाँ से देख लो, डिफरेंशिएट करके कितनी आ रही है। ये आ रही है माइनस e⁻r/टाउ इंटू e⁻−t/टाउ। सही है ना। तो ये आपका di/dt का वैल्यू है, इसको डालो यहाँ पे, प्लस I² इक्वल टू 0। करंट का एक्सप्रेशन भी पता है, di/dt भी पता है। इन दोनों को, करंट को यहाँ पे, di/dt को यहाँ पे, और फिर इक्वेशन को पूरे को सॉल्व करके आपको यहाँ से टाइम निकालना है। जब टाइम मिलेगा तो उस टाइम को फिर पटकना है। उस टाइम को आप डालोगे ओरिजिनल एक्सप्रेशन में, और वहां से आपको मैक्सिमम रेट मिलेगी, जो इसकी वैल्यू तब मिलेगी। समझ में आया? है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, यस सर, कोई बहुत तरीका लंबा नहीं है। गया। चलो, अच्छा लगा कि तूने किया एंड तक। आधे बच्चे तो बीच में ही दम तोड़ देते हैं, भाई छोड़ो नहीं हो रहा। चलिए आगे, D5 D6। हो गया सर। किसी को डाउट? D5 D6 नजर मार लो। नो सर। चलिए ठीक है, फिर क्लास नोट्स ओपन करो। सर पार्ट 3 भी तो था, 1 पार्ट 3। हाँ ठीक है, अब कर लेंगे बाद में, किसी ने कुछ किया तो है ही नहीं अब। बट ये तो मैंने इसलिए किया क्योंकि इतना तो बनता ही था एनीवे, सब ज्यादा नहीं कर रहा मैं। ठीक है, करो क्लास नोट्स ओपन करो।
पिछली क्लास में अपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन का पढ़ लिया था, उसी में आगे बढ़ते हैं। चलिए हेडिंग डालो बच्चों, मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक सिस्टम। अभी तक आपने देखा था कि मैं एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर रहा था, और वो जो डाइलेक्ट्रिक होती थी बच्चों, वो पूरे के पूरे कैपेसिटर को कवर कर लेती थी, या फिर ऐसा समझ लो कि कैपेसिटर जो प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच का जो स्पेस था उसको कंप्लीटली ऑक्यूपाई करता था। सही है। अब अपन बात करेंगे कि एक डाइलेक्ट्रिक नहीं डालेंगे, इस बार अपन मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, एक नहीं 3-4 मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे, और फिर देखेंगे कि बताओ कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है ना, तो जरा ध्यान दो। तो जैसे पहले मैं ले लेता हूँ केस 1, साथ साथ कॉपी करते जाना। थोड़ा डायग्राम बड़ा बना रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं ये अपने पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है बच्चों। अब मैंने इस बार क्या किया, इसके बीच की जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई तो करा दी, लेकिन इसको अलग अलग से ऑक्यूपाई करवाई। लेट्स से ये T1 थिकनेस है, ये T2 थिकनेस है, लेट्स से T3 थिकनेस है ना। सब अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स भर दी अपन। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3। सबको समझ में आ गया होगा आई होप। इस बार 3 डाइलेक्ट्रिक डालिए अलग अलग, और एक के बाद एक के बाद एक डाल दिए। ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो होता है वो D मानना है, एरिया जो होता है वो L इंटू बी मानना है, मतलब एरिया को कैपिटल ए भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। या फिर आपको समझ में आ रहा है ना, ये 3 डायमेंशन होता है ना बेटा, प्लेट तो ऐसी होगी है ना, और उसके बीच में अपन ने ऐसे, समझ पा रहे हो, कैपेसिटर को भरा है ना, तो इसको बी बोला गया है, इसको एल बोला गया है। समझ में आ गया। प्लेट का डायमेंशन इस तरीके से डिस्क्राइब किया है, पैडल प्लेट का। सबको समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। तो एरिया एल बी दिया हुआ है, ठीक है। प्लेट्स के डायमेंशन इस तरीके से मेंशन्ड है, ये 3D फिगर है नेचुरली, और ये अपन साइड से देखेंगे तो आपको खाली ऐसा दिखेगा, पैरेलल प्लेट। हर एक हर एक डाइलेक्ट्रिक का अपना अपना एक क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, K1 K2 K3, सबकी अपनी अपनी थिकनेस है। और अब आपसे बोला है बताओ इस सिस्टम का, इस सिस्टम का बताओ C इक्विवेलेंट कितना होगा। ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, या सिंपल सा केस ही है। अबव केस दिस सिमिलर टू, इस तरह का केस बन गया ये। जहां पर इसमें कर दिया होगा K1, इसमें कर दिया K2, इसमें कर दिया K3। सबकी अपनी अपनी थिकनेस है ही सही, T3 T2 T1। मतलब जो ऊपर वाला केस है वो कुछ भी नहीं है। जैसे अगर मैंने कनेक्शन पॉइंट कैसे दिए A और B, तो जरा खुद सोचो कि यहाँ से कोई चार्ज जाएगा, ठीक है, यहाँ से चार्ज वापस निकलेगा। तो ये जो तीनों डाइलेक्ट्रिक्स हैं, आप ऐसे सोचो कि अगर मैंने इस जगह पे एक पतली सी मैंने एक प्लेट लगा दी होती, इस जगह पे पतली सी प्लेट लगा दी होती, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे टेक्निकली तीन कैपेसिटर्स हैं जो सीरीज में है ना। चार्ज के चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर लेफ्ट से चार्ज आ रहा है, राइट से चार्ज आ रहा है, तो क्या ये तीनों के तीनों जो डाइलेक्ट्रिक्स दिख रहे हैं वो 3 कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहे हैं इंडिविजुअली। तो सबका अपना अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है। मुझे बताओ इस केस में C इक्विवेलेंट अपन कैसे लिखते हैं? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे लिखते हैं। C1 का फॉर्मूला क्या लगेगा? A एप्सिलॉन नॉट बाई T1, हाँ सॉरी K1 भी आएगा, A एप्सिलॉन नॉट K2 बाई T2, A एप्सिलॉन नॉट K3 बाई T3। ठीक है। तो यहाँ से आपका एक्सप्रेशन क्या बन गया? तो देयरफॉर C इक्विवेलेंट की अगर बात करूँ तो C इक्विवेलेंट बन गया A एप्सिलॉन नॉट होल अपॉन T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3।
इसको याद कर लो। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने चार्ज का कनेक्शन कैसा दिया हुआ है, मतलब जो पोलैरिटी ये जो दे रखी है ना मैंने, ए और बी कनेक्शन कैसे दे रखे हैं। आपको खुद दिख जाएगा कि यार जिस तरीके से चार्ज दौड़ेगा लेफ्ट से राइट, उस तरीके से तो ये तीनों के तीनों सीरीज में आएंगे। बस ये देखना है। अगला डायग्राम देख के आपको समझ में आ जाएगा दोनों में डिफरेंस कैसा है, पता कैसे लगेगा सीरीज क्या है पैरेलल क्या है। कॉपी किया बच्चों? 1 मिनट पे। यस सर, हो गया। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं केस 2 की तरफ। अब केस 2 भी आपको लगेगा लगभग बिल्कुल सेम, लेकिन देखो डायग्राम में कैसे चेंज होता है। इस बार कनेक्शन पॉइंट ऊपर है ना? क्या अब आपको इस बात को समझ में आ रहा है आप लोगों को कि हाँ यार ये तीनों पैरेलल में क्यों है? सब पैरेलल में है। ये तीनों पैरेलल में है, ठीक है। क्योंकि अब जो यहाँ पे चार्ज आएगा, जरा खुद सोचो, चार्ज तो इस बार ऐसे ऐसे जाएगा, अंडरस्टूड है, कनेक्शन पॉइंट जैसे दे रखे वैसे चार्ज जाएगा। तो क्या आप देख सकते हो कि इस बार ये तीनों जो स्लैब्स हैं, K1, K2, K3, ये तीनों पैरेलल में है ना आपस में एक दूसरे के। पैरेलल तुरंत पता लगता है, कैसे Yes. पता लगता है? क्या ऊपर वाली प्लेट है कॉमन पोटेंशियल पे V है, क्या नीचे वाली प्लेट है कॉमन पोटेंशियल पे VB, क्या तीनों कैपेसिटर या तीनों डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है? क्योंकि जो प्लेट होती है वो तो इक्वी पोटेंशियल होती है, जो प्लेट होती है वो तो इक्वी पोटेंशियल होती है। तो क्या K1 जैसे अगर मान लो, ढंग से सुनना, जो क्या K1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस K2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और K3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है? देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है ना? यस सर। Yes. हाँ sir. और इसका जो एरिया होगा प्लेट का, फिर से मैंने एल बी दिया हुआ है। अब आपको समझ में आएगा सर, ऊपर भी आपने एल बी दिया था लेकिन आपने यूज तो कैपिटल ए किया, कोई इशू नहीं है, आप चाहो तो इसको एल इंटू बी यूज कर सकते हो, एक ही बात है वो तो, ठीक है। तो यहाँ पे चाहो तो आप ऐसा लिख लो, एरिया इक्वल टू कैपिटल ए और एल बी। यहाँ पर भी एरिया को कैपिटल ए लिख सकता हूँ और एल बी, लेकिन यहाँ पर आप कैपिटल ए यूज ही नहीं कर पाओगे, यहाँ पर एल बी ही यूज होगा। थोड़ा दिमाग लगाते हैं कैसे। चलिए, तो पहले तो ये बात समझ में आती है, अबव केस इज सिमिलर टू, तीन कैपेसिटर, सही है, ए बी, K1, K2, K3। आई होप सबको ये बात तो समझ में आती है कि हाँ यार ठीक है, K1, K2, K3 तीन तरीके से बन जाएंगे। तो क्या यहाँ पर C इक्विवेलेंट में बनेगा? वो सिंपली C1 प्लस C2 प्लस C3 होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट गेम, मुझे बताओ C1 की वैल्यू कैसे लिखूंगा? सोचो। इसकी लेंथ L माननी है, ठीक है ना?
सर वैसे ही लिखेंगे जैसे हम लिखते थे ए एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ का K1 तो दिए दे ही रखा है, तो ए एप्सिलॉन नॉट K1 और उन दोनों की थिकनेस होगी जो K1 ए की। एप्सिलॉन नॉट K1 by D ये कह रहा है। हाँ सर। एरिया 3 पार्ट में बट जाएगा ना सर। और यहाँ पे एरिया किसके बराबर होगा? एरिया कैपिटल ही होगा। एरिया No, टी sir. इंटू एल होगा। एरिया होगा, क्या होगा? सर C into L/3। सी क्या है बच्चे? सी क्या ढूंढा तुमने? सी क्या है? नहीं सर B सर। T1 इंटू बी। सर D इंटू T हो जाएगा। हाँ T1 मैंने इंटू पकड़ बी। लिया। T1 into B होगा। अब देखो जरा समझाता हूँ, ढंग से देखना। मैं थोड़ा आपको 3D में बताता हूँ हो क्या रहा है। अरे टेक्निकली ये प्लेट होगी तो ऐसी ना, सोचो 3D है ना ये सब कुछ। तो क्या आप देख सकते हो कि इसका तो एरिया ये आएगा ना? यस और ये कितना है? ये तो बी है, दे ही रखा है मैंने, देखो LB। समझ आ रहा है? तो क्या ये जो कैपेसिटर है इसका एरिया कितना हुआ? T1 into B हुआ ना, सोचो। यस सर। समझ आया सबको? एरिया क्या होता है बेटा? कैपेसिटर का एरिया का मतलब क्या है? कि अब जैसे अगर मैं इस वाले कैपेसिटर की बात करता हूँ तो इस कैपेसिटर का एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा B इंटू T1 और ये जो लेंथ है वो D है। इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा B इंटू T2। ये तो D है ही। आया समझ? यस सर। तो अब यहाँ से ये थोड़ा सा चेंज है और कुछ नहीं है। तो एप्सिलॉन नॉट K1 ये तो ठीक है, यहाँ पर आएगा B इंटू T1। वैसे ही एप्सिलॉन नॉट K2 B इंटू T2 प्लस एप्सिलॉन नॉट K3 B इंटू T3 अपॉन D। इस तरह का आपका एक्सप्रेशन बनेगा। तो क्या क्या कॉमन निकला? B एप्सिलॉन नॉट बाई D कॉमन निकल गया, अंदर बच गया T1 K1 प्लस T2 K2 प्लस T3 K3। इस तरह का आपका एक्सप्रेशन बन रहा है सी इक्विवेलेंट। एवरीवन समझ में आया? यस सर। करो कॉपी करो। हो गया बेटा कॉपी? यस सर हो गया। चलिए एक हल्का क्वेश्चन सा करते हैं। ऊपर कर दीजिए, हल्का सा। ठीक है सर। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों। क्वेश्चन में पूछा फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, या सीधा सीधा फाइंड कैपेसिटेंस
ऑफ बिलो सिस्टम। पहला केस। इसका क्या पैटर्न, इसका दे रखा है के, है ना, और इसकी थिकनेस दे रखी है टी, और ये पूरा डिस्टेंस दे रखा है डी। ठीक है, दूसरा केस। कनेक्शन पॉइंट दे रखे हैं आपको ए और बी। ठीक है, जो बाकी स्पेस दिख रही है वहां पे ऑब्वियसली बात है एयर है। ठीक है ना, एयर मान लो, वैक्यूम मान लो, जो भी मान लो, बाकी स्पेस में कोई डाइलेक्ट्रिक डाली नहीं है। आपको दोनों केस में सी इक्विवेलेंट बताना है या कैपेसिटेंस निकालना है। एरिया प्लेट का मान लेना है, एल इंटू बी, एरिया मान लेना है, एल इंटू बी। ठीक है, करो सॉल्व। सर पहले का आएगा सर एप्सिलॉन नॉट बाई डी के अपॉन 1 प्लस के। ओके, निकालो, दूसरे का भी निकालो। सर हम लोग एयर, जहाँ पे एयर है वहां पर भी डाइलेक्ट्रिक मानेंगे क्या? देखो क्या करोगे, एयर का क्या करोगे बताओ। तो उसका के अगर 1 ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल वही करना है। चलिए, करना वैसे ही है। आप ऐसा इमेजिन करो, क्या इस पर्टिकुलर जगह में अभी तो अपन ने जो थियरी पढ़ी वो किसकी थी, जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक पूरा ऑक्यूपाई करता है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि एक ही डाइलेक्ट्रिक है, पूरा ऑक्यूपाई करता है। फिर अपन ने पढ़ा मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक है, पूरा ऑक्यूपाई करता है। अब मैंने क्वेश्चन दे दिया डाइलेक्ट्रिक एक है लेकिन वो पार्शियली ऑक्यूपाई कर रहा है, कंप्लीटली ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। इसका मतलब है आप मेंटली ऐसा इमेजिन कर लो ना कि बाकी बचे हुए पोर्शन में एयर है और उसका के इक्वल टू 1 है। क्या फर्क पड़ता है, इमेजिन कर सकते हो। तो क्या पहले पार्ट का आंसर आसानी से आ जाएगा, सोचो। यस सर। कैसे आएगा, अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया। क्या ये दोनों सीरीज में है? देखो केस 1 है कि केस 2 है? केस 1 है ना, और केस 1 का फॉर्मूला अभी आपको बताया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना होता है, T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, मतलब T बाई K प्लस D माइनस T अपॉन 1। खत्म हो गया ना, दिमाग क्या लगाना। देखो केस 1 का रिजल्ट देखो, आप लोगों ने नोट्स में लिखा है वो, उसी को मैं डायरेक्ट लगा दिया। यस सर। आप ऐसे सोचो कि अगर कहीं पर भी खाली जगह दिखे वहां पर एयर मान लो, या वहां पे एक डाइलेक्ट्रिक मान लो जिसका के का वैल्यू 1 है, यार क्या टेंशन, काम बन गया। वैसे ही सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या करोगे, लिखते जाओ ना, आपका खुद ही आंसर आ जाएगा। कितना आया, D1 बाई 1 प्लस T बाई K प्लस कितना हो गया,
लेट से बचा हुआ जो मैंने d2 टी मान दिया एक माइनस बार टी माइनस डी। d2 by 1, तो आप देखो ना ये d1 plus d2 साला ये तो d minus t बन गया ना वापस, सेम बन गया ना, सेम आंसर आ गया वापस। चेक करो सेम आया कि नहीं आया। आया सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या समझ में आया कि जब मैं सी इक्विवेलेंट निकालता हूं तो क्या डाइलेक्ट्रिक की पोजीशन से फर्क पड़ता है क्या? नो सर। कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बस सबसे अच्छी बात है ये। So we can note that in partially filled capacitor, C equivalent is independent of position of dielectric. सबको समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? डाइलेक्ट्रिक आपने सबसे लेफ्ट में चिपका रखी हो, बीच में रहने दी होती, सबसे राइट में कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो सेम ही आता। सर डाइलेक्ट्रिक का एग्जांपल दीजिए ना, मतलब कौन सा सब्सटेंस डाइलेक्ट्रिक बनाता है? डाइलेक्ट्रिक सारे नॉन कंडक्टर्स है दुनिया में जो डाइलेक्ट्रिक ही हैं सारे। अच्छा सर ठीक है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब ही तुम्हारा इंसुलेटर है, वो नॉन कंडक्टर है बस। डाइलेक्ट्रिक स्पेशल नेम है बस उसका, और कुछ नहीं है। हाँ सर। करो बच्चों, कॉपी करो फटाफट। ठीक है, ये आपको दिख रहा है कैपेसिटर के इस बार कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन अलग अजीब तरीके से फिल्ड है। सर तो फिर यहाँ पे तो 2 और 4 सीरीज है, और 2 और 4 का जो सीरीज होगा वो पैरेलल हो जाएगा केसी से। कर लो, बोले बिना कर लो, आंसर लाओ। क्वेश्चन में पढ़ेंगे, इफ द एयर फिल्ड कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C, अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक की जगह सिर्फ एयर होती तो उसका कैपेसिटेंस C था, तो फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ शोन सिस्टम। करो। सर लेंथ के बारे में कुछ नहीं दिया है, मतलब लेंथ के बारे में। एग्जैक्टली मिड है ना, ये आधा ही है ना, अच्छा तो है हाँ ही। सर ठीक है। ये भी T है तो ये भी T है।
सर प्लेट का डिमेंशंस एल और बी है ना? कुछ नहीं दिया, कैपिटल सी के फॉर्म में आंसर देना है तुम्हें। सर एरिया कुछ देना चाहिए था सर। कुछ भी नहीं दिया, कैपिटल सी दिया, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हें आंसर कैपिटल सी के फॉर्म में देना है। सर 6C। नहीं, चलो ध्यान दो। सबसे पहले आपको जो दे रखा है उसको यूज करो ना यार। कैपिटल सी दे रखा है, तो कैपिटल सी किसके बराबर होगा? अगर ये पूरा का पूरा एयर से भरा होता, ए पूरा एप्सिलॉन डिस्टेंस बाय डी डी। होता, ये पूरा तुम्हारा 2t होता है, जो भी दे रखा है, सारी चीजें ये तुम्हें दे रखा है सी के बराबर है। मतलब सी की वैल्यू तुम्हें पहले से पता है कि ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के बराबर है, जहाँ पर ए की वैल्यू आप चाहो तो लिख सकते हो 2t इंटू बी एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये तुम्हें पहले से ही नोन है, वी नो। ठीक है, ये डेटा आपको दे रखा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है मैं उसको ऐसे बना सकता हूँ? नो। देखो, बिल्कुल ठीक। ये सबको समझ में आ गया होगा कि ये वाला हिस्सा और ये दोनों हिस्से आपस में पैरेलल है, करेक्ट? यस तो अब इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। मुझे बताओ इसका कैपेसिटेंस क्या लिखूंगा, इसका एरिया कितना होगा? क्या इसका एरिया नेचुरली आपको दिख ही रहा है, एरिया आधा आधा बढ़ जाएगा दोनों, या चलो ऐसे लिख लो, मुझे कोई इशू नहीं है। टीबी एप्सिलॉन नॉट, इसका के कितना है? के 3 है अपॉन डी। देख लो कैसे कैपेसिटेंस समझ में आया कैसे लिखा? यस सर यहाँ तक सब बने हुए हैं, ठीक। वैसे ही इसका लिख लो, टीबी ये इसका एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 अपॉन डिस्टेंस, ध्यान रहे कितना, d/3 तो है सिर्फ। वैसे ही इसका टीबी एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 अपॉन 2d/3। देख लो कैसे लिखा, समझ में आ रहा है? यस सर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा रहा हूँ बच्चों, कोई दिमाग नहीं लगा रहा, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया। ए एप्सिलॉन आर बाई डी। तो क्या इसकी वैल्यू में लिख सकता हूँ, ये बन गया मेरा 3c। देख लो ऊपर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये भी बन गया मेरा 3c, ये बन गया मेरा 3c/2। देख लो यस सर खत्म हो गया ना बच्चे। ये 3c/2 है, ये 3c है, 3c सीरीज में, तो कितना हो गया ये 3c/2 3c/2, तो c इक्विवेलेंट हो गया सीधा सीधा 3c। हो गया क्वेश्चन। आया समझ? यस सर, ऐसे इसीलिए मिस्टेक हो गया था, 2T नहीं लेते पूरा का एरिया, इसीलिए डबल आ गया था।
किया कॉपी बच्चों? आगे बढ़े? कर रहे हो कॉपी? कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट। एज यू कैन सी इस बार 3 तरह के आपको डायलैक्ट्रिक्स दे रखे हैं और काफी अजीब तरीके से फिल्ड है। ये पूरा एक ही सिस्टम है, ये अलग स्लैब है, ये एक अलग स्लैब है। इमेजिन हो गया? ये K1, K2, K3, ये दे रखा है D/3, ये है 2D/3, ये है D/3। बिल्कुल इक्वल हाफ में है दोनों, ठीक है। 3 डायलैक्ट्रिक्स हैं, तीनों की वैल्यू जैसे आपको बता दूंगा भले ही। K1 is equal to 2, K2 equal to 4 एंड K3 equal to 6। 3 अलग अलग डायलैक्ट्रिक्स दे रखी हैं। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, find ratio of surface charge density on left half to right half of plate of capacitor। अब ये बहुत तगड़ा सवाल है, ये आपको नहीं करना है, मैं ही कराऊंगा। ध्यान दो, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 3 तरह के डायलैक्ट्रिक्स को फिल कर रखा है, ठीक है। और नेचुरली कुछ कनेक्शन पॉइंट्स होंगे, जैसे ये ऊपर वाला कनेक्शन, नीचे वाला कनेक्शन। अब सबसे पहली बात, अगर मैं आपको बोलूं कि इसका मुझे इक्विवेलेंट डायग्राम बना के दिखाओ, तो उसमें आप क्या करोगे? कई बच्चे पता है क्या करते हैं, एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह की, और बोलते हैं कि सर ये दोनों पैरेलल में ले लेंगे, फिर इसको आगे खींच के ये दोनों पैरेलल में ले लेंगे, फिर ये दोनों पैरेलल में ले लेंगे। इस तरीके से करते हैं और ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये गड़बड़ क्यों है बताता हूँ। हमेशा ध्यान रहे, अपन कभी सीरीज के बारे में श्योर नहीं होते। क्या नहीं होते? सीरीज के बारे में श्योर नहीं होते, अपन पैरेलल के बारे में हमेशा श्योर होते। क्या आप देख सकते हो कि ये दोनों टुकड़ों को अगर मैं मिला दूं, तो क्या इनके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और ये दोनों टुकड़ों को मिला दूं, इनके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या सेम आएगा? यस सर। यस हमेशा ध्यान रहे, इसका अगर मैं इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊंगा ना बच्चों, सुनना, अगर इसका इक्विवेलेंट, हालांकि सवाल में जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो आपको ऐसे ही सिखाने के लिए समझा रहा हूँ। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊंगा तो डायग्राम बनेगा, 2 कैपेसिटर इधर आएंगे, 2 कैपेसिटर इधर आएंगे, और ये आपस में सीरीज और सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ गया बात? हमेशा इन क्वेश्चंस में आप क्या ढूंढोगे? पैरेलल ढूंढो पहले। अगर पैरेलल नहीं है तो डेफिनेट सीरीज होगा। ये बात हमेशा हमेशा याद रखना। सबसे पहले क्या ढूंढोगे? पैरेलल। चलिए, तो अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं। पहले तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला है सरफेस चार्ज डेंसिटी लेफ्ट हाफ और राइट हाफ में बताओ क्या होगी। अब आपको मन में आएगा सर लेफ्ट हाफ राइट हाफ में अलग अलग क्यों होगी? अलग अलग इसलिए होगी क्योंकि लेफ्ट हाफ और राइट हाफ में, बने रहना, ढंग से सुनना, क्या लेफ्ट हाफ और राइट हाफ का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है? सही बात? लेफ्ट Yes, हाफ sir. और राइट हाफ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। और पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q/C के।
मुझे बताओ क्या लेफ्ट हाफ का सी इक्विवेलेंट और राइट हाफ का सी इक्विवेलेंट सेम आएगा क्या? नो सर। नहीं आएगा। अगर नहीं सेम आएगा इसका मतलब है चार्ज भी तो अलग अलग आएगा। यस सर। सही बात है। इसका और आपको उसी का रेशियो मांग रहा है, समझ में आया? सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या मांग रहा है बच्चे? रेशियो मांग रहा है। तो अगर जो मांगा है वैसा कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ढंग से देखना, अटेंशन रखना पूरा। मान लेता हूं कि इधर की तरफ सिग्मा 1 है और इधर की तरफ सिग्मा 2, क्योंकि इसमें बोला ही है कि रेशियो निकालना है, तो मान लिया मैंने दोनों अलग अलग है ना। तो वन थिंग वी नो इज दोनों सिस्टम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, यस और नो? दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हाफ की दुनिया का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर राइट हाफ की दुनिया का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को सेम कर दूं। देखो डेल्टा वी लेफ्ट साइड कैसे लिख रहा हूं मैं, देखना। क्या सिग्मा 1/एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपकी वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जब मैंने डाइलेक्ट्रिक डाले ही नहीं होते। सोच के बताओ, अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 1/एप्सिलॉन होती? यस सर। लेकिन अब मैंने K1 डाल दिया है। क्या डाल दिया बच्चों? K1 डाल दिया है। तो क्या होगा, क्या यहाँ पर अब मुझे तो क्या लिखना है, मुझे डेल्टा वी लिखना है। बने रहना, क्या लिखना है? डेल्टा वी। तो डायग्राम बना ही देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक रहेगा। देखो इसके अक्रॉस आ गया डेल्टा V1, इसके अक्रॉस आ गया लेट्स से डेल्टा V2, और ये पूरा आपका है A, ये आपका है B, ठीक है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये वाला डेल्टा V1 और ये वाला डेल्टा V1 डैश डेल्टा V2 डैश, क्या आप ये समझ सकते हो कि डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 शुड बी इक्वल टू डेल्टा V1 डैश प्लस डेल्टा V2 डैश, हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल सर। यस सर। बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है ना। यहाँ तक तो लोग हाँ सर ये तो ऑब्वियस है, क्या ही है। अब देखो बने रहो, अब बने रहना। मैंने मान लिया है यहाँ पे सिग्मा 1, यहाँ पे है मान लिया सिग्मा 2। तो आप मुझे बताओ डेल्टा V1 कैसे लिखूंगा? बने रहना, बहुत ही सिंपल चीज है। डेल्टा V1 में लिखूंगा, डेल्टा V1 क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस टाइप की चीज, सही बात। तो डेल्टा V1 देखो कैसे लिख रहा हूँ, सिग्मा 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका जो K1 है, K1 की वैल्यू कितनी थी, चलो मैं K1 लिखता हूँ पहले तो, इंटू 2D/3। सोच के बताओ ये कैसे लिखा, समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस यार। यस सर। देखो 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 देखो, सिग्मा 1/एप्सिलॉन, ये तो वैक्यूम में थी ना, ये तो वैक्यूम में होती है, लेकिन इस बार तो मीडियम है। तो मीडियम में क्या होती है आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होती है वैक्यूम की डिवाइड बाई के होती है, हाँ या ना? याद आया? यस सर। यस यस सर। सर। डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल ठीक है, बने रहो। अब वैसे ही सिग्मा 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू K3 इंटू D/3, क्या ये मैंने टेक्निकली डेल्टा V1 प्लस डेल्टा D2 लिख दिया? यस सर। और बिल्कुल सिमिलरली उसी तरीके से अब सिग्मा 2/एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 इंटू D/3 प्लस सिग्मा 2/एप्सिलॉन नॉट इंटू K2 इंटू 2D/3। समझ में आया बच्चों? सर दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम कैसे होगी सर, वो थोड़ा आप इलेक्ट्रिक समझ फील्ड सेम थोड़ी होगी बच्चे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये तो बाहर वाली है, जैसे अगर इस तरह का है बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड तेरी सिग्मा 1/एप्सिलॉन नॉट है, जैसे अब मैंने डाइलेक्ट्रिक लगा दी K1, एक डाइलेक्ट्रिक लगा दिया K2, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सिग्मा 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू K1, इसके अंदर क्या हो जाएगी, सिग्मा 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू K2। ये तो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। यस सर, ठीक है सर। अब यहाँ से क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, सॉल्व हो गया। K1 K2 K3 सबकी वैल्यू दे रखी है, यहाँ से आप निकालोगे वैल्यू सिग्मा 1/सिग्मा 2 की अच्छे से वैल्यू आ जाएगी, और ये आ जाएगा आपका 2/3। सॉल्व कर लेना आप लोग। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, मुझे बहुत प्यारा लगता है इसको। सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्वेश्चन आएगा, और आएगा बता रहा हूँ, जेई एडवांस ने तो 2-3 बार पूछा हुआ है सवाल इस पे। और इसके अंदर सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं अपन, क्या लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों प्लेट्स, क्योंकि ऊपर वाली प्लेट पूरी और नीचे वाली प्लेट पूरी रहेगी तो सेम पोटेंशियल पे ही, तो मैंने दोनों टुकड़ों का पोटेंशियल डिफरेंस मैच करा दिया, बस ये कॉन्सेप्ट है, और सॉल्व कर लिया।
करो कॉपी। नीचे कर दीजिए। ऊपर तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी कॉपी नहीं किया गया। कर लो, चलो क्वेश्चन कॉपी कर लो। ये हमेशा ध्यान रखना, मैं तो रेड से लिखता हूँ ना, वो सोल्यूशन का पार्ट होता है ना, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपन ने अज्यूम किया और फिर सॉल्व कर लिया। सर जो आप दूसरा वाला लिखा है सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वहां नीचे K2 नहीं आना चाहिए था सिग्मा 1 अपॉन, सर? पहला अरे लेफ्ट हैंड साइड में। सॉरी हाँ मुझे लगा मैंने उल्टे ले रखा। सही बात है, यहाँ पर K2 है, राइट में K3 है ना। हाँ चलिए डन। क्वेश्चन तो कॉपी कर लिया सबने। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालो। लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। सर, इस बार डाइलेक्ट्रिक से 16 मार्क्स का पूछ लिया था ना कैपेसिटर खत्म क्या? सर? इस बार कैपेसिटर से 16 मार्क का पूछ लिया था ना जेई मेंस में अकेले? आ जाता है भाई, कुछ भी होता है। जेई मेन का कोई ठिकाना नहीं। जेई मेन पे डिस्कशन अब मैंने करना ही बंद कर दिया है, कुछ भी होता है उस पेपर में। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, अब इस कॉन्सेप्ट का क्या मीनिंग है देखो। इसके बाबत दो केस बनाएंगे अपन। व्हेन डाइलेक्ट्रिक is inserted at constant voltage, ये पहला केस है। कॉन्सेप्ट क्या बताता हूं आपको। कॉन्सेप्ट है, इस बार मैं थोड़ा कैपेसिटर को बहुत बड़ा बनाऊंगा सर्किट में होने के बावजूद। लेट्स से एक वोल्टेज दे रखा है, बैटरी है, थोड़ा सा इधर बना देता हूं। ठीक है, ये अपना कैपेसिटर है लेट्स से। और इस कैपेसिटर में मैंने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक की साइज बिल्कुल कैपेसिटर के साइज से मैच करता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक का साइज और कैपेसिटर का साइज बिल्कुल मैच करेगा। तो अब देखो नेहल, एक मिनट यार, कायू को बोलना। देखो अब इस जगह पे डाइलेक्ट्रिक को मैंने कैपेसिटर में हल्का सा इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, के। अब जरा दिमाग चलाओ, अगर ये वोल्टेज कैपिटल वी है, बने रहना है ना, और मैंने डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर हल्का सा डाल के छोड़ दिया, बस अंदर इंट्रोड्यूस किया, जैसे मान लो ये एक्स लेंथ को मैंने अंदर इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद मैंने डाइलेक्ट्रिक को छोड़ दिया। मैं देखता हूँ डाइलेक्ट्रिक के साथ क्या होगा। पता है क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक जबरदस्त तरीके से अंदर अट्रैक्शन फील करेगा। कैसे करेगा देखो, क्या इसके ऊपर की तरफ प्लस चार्ज है नेचुरली, है ना, और यहाँ की तरफ माइनस चार्ज है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आपके कैपेसिटर प्लेट की। ठीक है, तो कैपेसिटर प्लेट पे ऑलरेडी, क्योंकि पोलैरिटी अपने दे रखी है ना कैपिटल वी, तो उसके हिसाब से चार्जेस तो होंगे, ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव, नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव। नाउ अब जो मैंने एक्स लेंथ को इंट्रोड्यूस किया, क्या एक्स लेंथ के इंट्रोडक्शन की वजह से इसके अंदर खुद भी बाउंड चार्ज होंगे, माइनस माइनस साइन, इधर प्लस चार्ज होंगे। समझ सकते हैं सब लोग? दिख रहा है सबको? समझ में आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ,
ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक को अंदर इंट्रोड्यूस किया, और नेचुरल सी बात है हल्का सा भी इंट्रोड्यूस करूंगा तो यहाँ पर आ जाएंगे ये बाउंड चार्ज है मेरे, ये मेरे बाउंड चार्जेस हैं, ये बाउंड चार्ज है। सर वो प्लस कैसे आ गया बाउंड चार्ज? अरे वो प्लस नहीं है, वो वर्टिकल लाइन है। ओ सॉरी सर, सॉरी। तो अब देखो, अब ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, क्या ये जो पॉजिटिव चार्ज होंगे ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ? बिल्कुल करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। लेकिन आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव रिपेल भी तो करेंगे, जैसे प्लेट का पॉजिटिव और ये पॉजिटिव रिपेल भी तो करेंगे, लेकिन क्या पॉजिटिव नेगेटिव ये जो है ये डोमिनेट करेगा ना? सोच के देखो। हाँ सर। यस सर। तो ओवरऑल होगा क्या कि हल्का सा जब इंट्रोड्यूस करोगे ना, तो कैपेसिटर का चार्ज और डाइलेक्ट्रिक के बाउंड चार्जेस में अट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसकी वजह से इस पर अंदर की तरफ एक एफ नेट लगेगा, तो जिसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक अंदर की तरफ तेजी से अंदर की तरफ एंटर करेगा। और वो अंदर की तरफ एंटर क्यों करेगा? क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट के चार्जेस डाइलेक्ट्रिक के बाउंड चार्जेस पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से वो अंदर की तरफ आएगा। क्या यहाँ तक इतना समझ में आता है? सर वो चार्जेस सर स्ट्रेट लाइन में है तो सर आपने एंगल क्यों बनाया सर फोर्स? तेरे को लगता है कि ये स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, मतलब इसमें सोच के बता। सारे चार्जेस इस तरीके से है ना, ये ऐसे 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 है, और डाइलेक्ट्रिक तेरी इस तरह की होगी, तो ये ऐसे फोर्स लगाएगा, ये ऐसे फोर्स लगाएगा, ऐसे फोर्स लगाएगा, ऐसे फोर्स लगाएगा। यस सर, ठीक है सर। ओवरऑल नेट फोर्स वो तो ऑब्वियस है, वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल ही होंगे और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही रहेगा, तो चाहे तो सीधा लेफ्ट बना ले, तेरी इच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मतलब कुल मिला के इस पर एक नेट अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इस डाइलेक्ट्रिक पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या कितना लगेगा, जो भी बातें करेंगे। इसका पहले सी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। एट एनी पोजीशन x, जब भी ये कितना x लेंथ अंदर अंदर होगा, तो आप इसका सी इक्विवेलेंट निकाल लो पहले। तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? वही सारी चीजें पहले अज्यूम कर लो कि टोटल लेंथ कैपेसिटर की l है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक भी सेम साइज एज कैपेसिटर, देख लेना। और अभी अपन ने किसी भी x वाली पोजीशन पे इसका सी इक्विवेलेंट निकालने में अपन इंटरेस्टेड है। मुझे बताओ ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, केस 1 है केस 2 है, जो अपन ने पहले पढ़ा था उसमें? सर ये पैरेलल में, पैरेलल होगा। सीरीज में पैरेलल है ना, क्लियरली दिख रहा है पैरेलल है। बाकी बची हुई यस स्पेस में कौन है? हवा है। बाकी और जो x लेंथ है उसमें कौन है? अपना डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, सी इक्विवेलेंट होगा C1 प्लस C2। आई डोंट थिंक सो किसको डाउट होना चाहिए, एकदम सिंपल है। और एप्सिलॉन नॉट L माइनस एक्स अपॉन डी, बिल्कुल ठीक। एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इसमें अपना वो रह गया, विड्थ रह गई बी, प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू एक्स बी अपॉन डी। सोच के बताओ समझ में आया क्या किया मैंने? इसका जो प्लेट का यस सर। एरिया होगा, यस सर। प्लेट का एरिया नेचुरली L इंटू बी माना है अपन ने। और ये वही वाला डायग्राम है जो अपन ने पहले केस 2 में पढ़ा था। केस 2 वाला ये केस है जहाँ पे पैरेलल में आ रहे हैं दोनों। ठीक है, जो हवा देखो, यहाँ पे ये वाला पोर्शन में तो हवा थी, तो हवा का तो मैंने 1 ले लिया, और ये मैंने लिख दिया एरिया, ये मैंने लिख दिया एरिया। देखो यहाँ तक बने हुए हैं सब लोग, आया समझ में? यस सर, लेंथ चेंज हो जाता है, ब्रेथ तो सेम ही रहता है। एग्जैक्टली। तो ये अपन ने सी इक्विवेलेंट लिख लिया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? अब आप जरा देखो, क्या मैं यहाँ पर एंड पोटेंशियल एनर्जी जो बोलूंगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर इस कैपेसिटर की? क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है ना, तो मैंने हाफ CV स्क्वायर यूज कर लिया। अगर चार्ज कांस्टेंट होता तो Q स्क्वायर बाई 2C यूज कर लेता। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा मैंने? हाफ CV स्क्वायर। और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, क्या मैं लिख सकता हूँ DU बाई DX? तो यहाँ से बन गया हाफ इंटू या V स्क्वायर बाई 2 इंटू DC बाई DX। कम ऑन,
और अभी आपने सी इक्विवेलेंट तो निकाल ही लिया है, देखो तो क्या डिफरेंशिएट कर दें एक्स के फॉर्म में, क्या बन रहा है देखो, तो वी स्क्वायर बाई 2 ये तो बन ही गया, ये तो रह ही जाएगा, और अंदर की तरफ डी सी इक्विवेलेंट बाई डी एक्स डिफरेंशिएट मारो तो क्या बनेगा, माइनस एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी प्लस एप्सिलॉन नॉट के बी बाई डी। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बनेगा, एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी को कॉमन निकाल लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट बी बाई 2d इंटू के माइनस 1 इंटू वी स्क्वायर, ये आपका आंसर है। एंड द बेस्ट पार्ट इज पता है क्या, इट इज अ कांस्टेंट फोर्स, चेक करो कांस्टेंट फोर्स, दैट इज ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, नोटिस किया। इसका मतलब है कि अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक को अंदर एक्स लेंथ डाला या हल्का सा डाला या फिर काफी हद तक इसका हाफ ऑक्यूपाई कर दिया, 3/4 ऑक्यूपाई कर दिया, आप कुछ भी ऑक्यूपाई कर दो, क्या आप ये महसूस कर रहे हो कि इसको अगर आपने डाइलेक्ट्रिक को अंदर इंट्रोड्यूस किया कांस्टेंट वोल्टेज पे तो उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगेगा और इसकी वैल्यू ये है। सर एक तरह से एसएचएम करेगा सर वो डाइलेक्ट्रिक। मेरे बच्चे एसएम कभी नहीं करता, एसएम के लिए वेरिएबल फोर्स चाहिए, एसएम करेगा क्या, सोच के बता। नहीं सर, माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल कहाँ आ रहा है? एग्जैक्टली, ऑसिलेशन करेगा, तेरी बात ये सही है, ऑसिलेशन करेगा, एसएचएम नहीं करेगा। बात समझ में आई, कॉपी करो। ये अब मन में आ रहा होगा सर ऑसिलेशन क्यों करेगा, तो जरा खुद ही देखो। अगर मैंने इस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे आपको डायग्राम मैंने बना रखा छोड़ दिया, तो क्या ये कैपेसिटी ये जो डाइलेक्ट्रिक है जब तक कंप्लीटली ऑक्यूपाई नहीं करता तब तक तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता ही रहेगा, सोच के देखो। यस सर। है ना, अभी जिस पोजीशन पे मैंने छोड़ दिया इसको, अब नेचुरली अट्रैक्टिव फोर्स लगा तो ये एक्सेलरेट करेगा ना, ये एक्सेलरेट करता हो जाएगा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, ये ध्यान रहे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन अंदर की तरफ जाएगा और कुछ देर बाद ये कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेगा। जब ये कंप्लीटली ऑक्यूपाई करेगा तब उसके बाद स्पीड तो होगी ना भाई, क्योंकि इतनी देर तक तो एक्सेलरेट करता हुआ आया था। इसका मतलब है वो कंप्लीटली ऑक्यूपाई करने के बाद बाहर की तरफ निकलेगा, और जैसे वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा तब क्या होगा, रिटार्डेशन, क्योंकि फोर्स तो हमेशा अट्रैक्टिव ही लगेगा। यस सर। तो फिर वो रिटार्ड करेगा, रिटार्ड करने के बाद कभी ना कभी रुकेगा, फिर वापस अंदर की तरफ आएगा, वापस राइट जाएगा, तो राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट ये मूवमेंट करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। और बात ये ध्यान रखनी है कि इस पूरे मोशन के दौरान ऑसिलेशन होगा, एसएचएम नहीं होगा। एसएचएम के लिए फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू एक्स, और यहाँ पर ये कांस्टेंट फोर्स आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ रहा है, तो ऑसिलेशन होगा, एसएचएम नहीं होगा। चलिए करो कॉपी। सर ऐसे बहुत बार पूछता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, कोई फोर्स दे देगा, पूछेगा एसएचएम हो गया नहीं या ऑसिलेशन हो गया। हाँ, तो ऑसिलेशन एसएचएम के अंदर हमेशा ध्यान रखिए, ये जल्दबाजी में अपने को जो भी कोई भी चीज आगे पीछे जाती हुई दिखती है ना, अपना मन करता है कि इसको एसएचएम बोल दो। एसएचएम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ऑसिलेशन एक फिजिक्स का फिनोमिना है। तो ऑसिलेशन हो सकता है, एसएचएम को प्रूव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, फोर्स एक्स के प्रोपोर्शन में है या नहीं। चलो कॉपी किया। यस सर, हो गया ना। तो वैसे ही केस 2, अब केस 2 में क्या करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। इस बार डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे आइसोलेटेड के लिए, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड एनर्जी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। बस, विथ कांस्टेंट चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अपना काम बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे करते आए हैं। मुझे बताओ, कांस्टेंट चार्ज हो या कांस्टेंट वोल्टेज हो, सी इक्विवेलेंट तो वही रहेगा ना, है ना, सेम एज बिफोर। यस सर। इसको भी फर्क पड़ता है, सी इक्विवेलेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तुमने बैटरी लगा रखी है, चार्ज लगा रखा है, उसको क्या है, सी इक्विवेलेंट तो वैसे भी चार्ज और बैटरी से इंडिपेंडेंट होता है, सही बात है। तो Yes, सी sir, ये और इक्विवेलेंट तो वही आएगा।
लेकिन अब जब मैं फोर्स निकालने बैठूंगा, जो मैंने आपको बताया कि ये du by dx का जो भी मॉड होगा और ये सब, लेकिन इस बार फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, q स्क्वायर बाई 2c लगेगा, सोच सकते हो। और इस बार जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, मतलब d by dx ऑफ q स्क्वायर बाई 2c इक्विवेलेंट जब पढ़ने बैठोगे, आपको खुद ही दिख जाएगा इस बार q स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा ये 2c इक्विवेलेंट का स्क्वायर इनटू dc इक्विवेलेंट बाई dx। क्या ये आ पाएगा? देख लो, माइनस माइनस में मैंने उड़ा दिया, यस सर। आपको सिर्फ इस पर ध्यान दो। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चे, यहाँ पर जब आप ऐसे करोगे तो इस केस में ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा ही आएगा, लेकिन इस बार आप देखो ना, ये c इक्विवेलेंट भी तो आ गया, ये तो डिपेंडेंट ऑन x है ना, यस सर। ठीक है, ये तो फंक्शन ऑफ x है ना। यस सर। सो इस केस में जो फोर्स लगेगा, सो जो भी एफ ई लगने वाला है, क्या बोलेंगे, इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वेरिएबल। इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। और वो भी दूसरा एक और बात ध्यान रखना, और क्या ये अब एचएचएम करेगा, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है भाई। तो इस बार भी ऑसिलेशन ही करेगा, लेकिन वेरिएबल फोर्स के इन्फ्लुएंस में करेगा रादर देन के कांस्टेंट फोर्स के इन्फ्लुएंस। क्या बात समझ में आई? यस लेकिन सर। एसएचएम तो दोनों केस में ही नहीं है, ना केस 1 में एसएचएम है, ना केस 2 में एसएचएम है, ये बात ध्यान रखना। तो केस 2 कभी पूछता ही नहीं है, हमेशा मोस्टली केस 1 ही आएगा। और केस 1 का जो रिजल्ट पे देखो मैंने 3 तारे बना रखे हैं, तो अंडरस्टूड है, वो याद रखना है। केस 2 का रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली इतना बात याद रखना है कि अगर आइसोलेटेड कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो वेरिएबल होता है, एक्स पे डिपेंडेंट होता है, और वो एसएचएम नहीं होता है। इतनी बात ध्यान रहेगी। यस सर, हो जाएगा। इसके बाद क्लास है क्या आप लोगों की? यस सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास है। चलो फिर ठीक है, फिर आज मैं इतना ही रखता हूँ। दो सवाल मुझे और कराने, वो अगली क्लास में कराऊंगा। चैप्टर खत्म हो चुका है थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन 2 सवाल मैं अभी अगली क्लास में कराऊंगा। अगला चैप्टर देखते हैं यार क्या है, मुझे भी ध्यान नहीं देखना पड़ेगा। सर डीपीपी नहीं भेजे सर आप, सर डीपीपी नहीं हो पा रही सर आज। डीपीपी नहीं हो पा रही, मतलब डीपीपी मैंने होमवर्क दिया था अभी तक। सर डीपीपी होमवर्क डीपीपी दिया था क्या? सर नहीं सर, डीपीपी कहाँ दिए थे आप? हाँ नहीं दिया था ना। डीपीपी अपना खत्म हो गया था, वो 34 वाला, उसके बाद कुछ नहीं था। हाँ दे दूंगा, अभी भेज दूंगा नेक्स्ट वाली तो डीपीपी। अगला ईएमएफ है क्या? हाँ मोस्टली वही होना चाहिए, ईएमएफ ही होना चाहिए। सर टाइम टी पे इसका वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी निकाल सकते हैं, केस 1 में निकाल सकते हो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बिल्कुल, जैसे आप देखो, आपको पता लग गया ना। अरे ये इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं सिंपल सिंपल से। जैसे मान लो कि एक कैपेसिटर है, ठीक है ना, सुनना, और यहाँ पर मैंने बैटरी लगा रखी है वोल्टेज वी की, और यहाँ पर मैंने एक स्प्रिंग लगा रखा है। जस्ट इमेजिन करो, तो क्या अंडरस्टूड है? अब मैं बोलूंगा बताओ इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा होगा, तो आपको पता है कि इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक लग रहा होगा। यस सर। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एफ ई बराबर के एक्स होगा। ऑफ कोर्स यस सही है। सर। इस तरह के सवाल अब मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा 1-2। यही सब करना है, मतलब कॉमन सेंस से भी कर ज्यादातर सकते हो, क्वेश्चन लेकिन डाइलेक्ट्रिक से ही आते हैं क्या? हाँ कैपेसिटर का मेजर पार्ट डाइलेक्ट्रिक ही है यार, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो तो आपका कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक से करंट मैच हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से मैच हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक की जो दुनिया है यही कैपेसिटर का एक्सक्लूसिव पार्ट है, और सवाल यहीं से आते हैं। ओके सर, ईएमएफ के लिए सर, कोई एक बात- जो 11th का मतलब जरूरी हो तो एक बार रिवाइज कर लेंगे। सर ऊपर क्या- कर दीजिए, नोट करना नहीं है। नहीं, ईएमएफ में आपको कुछ भी रिवाइज नहीं करना है। ईएमएफ का कोई करेक्शन नहीं है 11 से। सर आपसे एक बात पूछना था। बोलो। सर जैसे क्या होता है कि जैसे जेई मेंस वाला सेक्शन जब अटेम्प्ट करते हैं पीछे, तो सर वो तो एकदम फटाफट बन जाता है, मतलब सारा ही बन जाता है। लेकिन सर हम लोग का जो रिलायबल का जो पेपर आता है सर, उसमें मतलब बनता ही नहीं। मेंस लेवल का भी काफी टफ एग्जाम आता है सर, आप देखे पेपर? हाँ सर, इस बार के क्वेश्चन थोड़े से इस टफ बार आए थे। का पेपर टफ था थोड़ा, ध्यान है मेरे को। यस सर, तो मतलब ये सर ये कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए, या फिर सर मतलब कितना एक्सपेक्ट करें इसमें स्कोर? अगर 25 में से कितना बनना चाहिए सर आपके हिसाब से? देखो यार, मैं आपको बहुत सीधी बात बताता हूँ यार, मतलब टोटल नंबर से तो कोई मतलब ही नहीं होता। आप पेपर जब एनालाइज करते हो खत्म होने के बाद में, तो आपको लगना चाहिए कि यार पेपर के अंदर कुछ सवाल थे जो काफी टफ थे, कुछ सवाल थे जो इजी थे, जब एनालाइज करने बैठते हो।
और एनालिसिस के बाद ये पता लगना चाहिए कि यार आसान सवाल अपने से बने नहीं बने, टफ सवाल पेपर में सबसे नहीं बनेंगे, और टफ सवाल, और आपको पता है जेई मेन का लेवल आजकल बहुत ही लल्लू हो गया है, तो जेई मेन का जब अब यहाँ पर जैसे रिलायबल में पेपर होता है वो जनरली एक लेवल थोड़ा सा ऊपर रहता ही है, वो इजी पेपर नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये मान के चल लो कि अगर इन पेपर्स में भी अगर आप 50% स्कोर कर पा रहे हो, तो जेई मेन का जब एग्जाम होगा उसमें तो आप इजीली 70% 65% स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो जो जेई मेन के यहाँ पे पेपर हो रहे हैं वो थोड़े से ऑन अ टफर साइड रहते ही हैं, क्योंकि आजकल के जेई मेन के पेपर आप देखोगे तो वो तो बिल्कुल ही यार एकदम ही ये कचरा सर मतलब कर दिया है, सारा ही बन जाता है जो अभी डिस्कशंस देख एकदम रहे हैं यूट्यूब पे, बहुत ही बकवास क्वेश्चन है नॉर्मल से एकदम भी। एकदम कचरे सवाल आते हैं, कुछ होता ही नहीं है उनमें, सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और जिसको फॉर्मूला याद है वो तो वैसे ही जेई मेन फोड़ देता है। तो और इस साल क्या हो गया, जनरली फिजिक्स जेई मेन का काफी इजी रहा कंपेयर टू मैथ्स, तो बच्चों को वैसे भी जेई मेन फिजिक्स में काफी लगा कि यार वे तो बहुत स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग। तो लेकिन ये कुछ भी बोल सकते हैं यार, अभी जैसे इस साल तो क्या 4-4 बार पेपर हो गए, हर बार 4-4 पेपर हो रहे हैं, मतलब अभी तो पगला ही रखे हैं, इनको पता ही नहीं है सवाल कहाँ से देंगे, कुछ कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो अगले साल ऐसा कुछ होने वाला है, मतलब इतने अटेम्प्ट तो डेफिनेटली नहीं रहेंगे। तो और इनको खुद ही लग गया होगा 4 अटेम्प्ट लेना इज अ मतलब हेडेक यार, कोई इजी टास्क थोड़ी है 4-4 बार पेपर लेना। तो अगले साल वापस थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे, लेकिन पेपर जेई मेन का 100% हमेशा रिलायबल से काफी इजी रहेगी। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपकी रैंक इंप्रूव होनी चाहिए हर टेस्ट पेपर में। आप ये देखो कि यार मेरा रैंक कैसा चल रहा है, फिजिक्स में मेरा पिछली बार कितना मार्क्स आया था, क्योंकि अल्टीमेटली रिलेटिव कंपटीशन है, नंबर ऑफ टोटल मार्क्स से मतलब नहीं है, परसेंटाइल से मतलब है। तो आपका रैंक इंप्रूव होना चाहिए, इस पे फोकस करो। और सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, कि एनालिसिस में ये देखो कि यार आसान सवाल था, ये तो मुझसे बन जाना चाहिए था, ऐसा सवाल मैंने शीट में या क्लास नोट्स में देखा हुआ है और स्टिल पेपर में नहीं बना, ये प्रॉब्लम है, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई नया सवाल है नहीं बना, वो तो अंडरस्टूड है यार, वो तो 10 में से 1 से बनता है, ठीक है ना। और सर परसेंटाइल कितना होना चाहिए सर आपके हिसाब से? परसेंटाइल जेई मेन में यस सर, जो अपना टेस्ट हो रहा है इंस्टीट्यूट में। नहीं, अपने इंस्टीट्यूट में परसेंटाइल से मतलब नहीं है, अपने इंस्टीट्यूट में तो रैंक इंप्रूव करो तुम, क्योंकि अपने इंस्टीट्यूट में सर अब पता नहीं लगता है ना, मतलब कितना बच्चा एग्जाम दे रहा है वही नहीं पता है, तो रैंक मतलब कंपेयर कैसे करेंगे? अरे आपका पिछली बार जो रैंक था और अब आप जो रैंक आ रहा है, रैंक इंप्रूव होना चाहिए। अब एक बात समझते हैं, जैसे मान ले तेरा कि रिलायबल जितने बच्चे बैठे उससे मतलब ही है, मान ले तेरा पिछली बार आया कुछ 50 रैंक आया, तो अब एक बात समझ, जो 50 वाला रैंक आया तो तेरे ऊपर के जो 50 बच्चे हैं वो तो डेफिनेट सी बात है पेपर दे ही रहे होंगे, तुझसे बेटर बच्चे हमेशा पेपर देंगे, ये बात मान के चल, ठीक है। तो अब तेरा कंपटीशन उन लोगों से है, तो तेरा रैंक इंप्रूव होना चाहिए, उससे मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि कभी मान ले किसी पेपर में 500 बच्चे बैठे हैं, किसी पेपर में 85 बच्चे बैठे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। तो तुमसे जो बेटर बच्चे होंगे वो हमेशा पेपर दे ही रहे होते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा रैंक इंप्रूव होना ही चाहिए, बस इस बात पे फोकस करते हुए चलो। अच्छा सर ठीक है। सर वो मतलब जेई मेंस में लोग बोलते हैं कि 90 70 80% आना चाहिए, और यहाँ का एग्जाम में तो 8 लग जाता है, इसलिए पूछ लिए। हाँ हाँ, इस पेपर यहाँ के पेपर में नहीं आएगा इतना मार्क्स, ठीक है ना। हाँ सर, थैंक यू सर। ओके।